आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 74 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 75 मुलाहिज़ा फरमाए। वो कभी कभार कामरान से मिलता रहा था। उसे यह भी मालूम था कि वो बतदरीज रूबा से ही थे, लेकिन जो कुछ मैंने देखा था वो कर्नल के लिए भी इंकिशाफ से कम नहीं था। बेटे की सेहत याबी के तज़किरे ने उसके दिल का बोझ खासा हल्का कर दिया। मेरे इमाम पर सुल्तान शाह कर्नल के साथ मुसलसल बातों में लगा रहा था। मैं जानता था कि तन्हाई मुयस्सर आते ही कर्नल को फिर खौल उठने लगेंगे और घर की फिजा फिर बोझल हो जाएगी। उन हालात में हम सब ही की भूख उठ चुकी थी, लेकिन मैं बाजार से खुर्दनोश का कुछ सामान ही लिया और थोड़ी बहुत चकाचकी के बाद सुल्तान शाह शतरंज ले बैठा, जो कर्नल की पसंदीदा ज़हनी अय्याशी थी। लेकिन मैं खुद को उस खेल से नाबलद ज़ाहिर करके हमेशा कर्नल के मशक़े सितम से बचता रहा था। मगर उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी। कहीं नजर पड़ी तो मैं आपको कंप्यूटर चसला दूंगा, मैंने कर्नल की दिलजोई की खातिर कहा। खाली वक्त में आप तनहा भी अपना दिल बहलाते रहा करें। ये क्या होती है? कर्नल ने हैर से पूछा। नई ईजादात के बारे में वो बेचारा हमेशा ही लाइल्म साबित होता था। उसे एक आदमी तनहा खेलता है, जवाबी चालक कंप्यूटर चलता है और उसे हराना अमूमन बहुत मुश्किल होता है। ओहो, कर्नल इश्तियाक आमेज अंदाज में हम तनगोश हो गया। भला ये कैसे मुमकिन है? अगर मैं बिल्कुल ही अनाड़ियों की तरह खेलना शुरू कर दूं तो कंप्यूटर तो बावला हो जाएगा। इसमें यही एक खूबी है, कंप्यूटर में खेलने के 9 दर्जे हैं। अनाड़ी से माहिर तक अपनी पसंद का मायार तय करके कंप्यूटर से मुकाबला कर सकता है। अब शतरंज के लिए किसी साथी की हाजत नहीं रही है। सुल्तान शाह मोहरे सजाकर चाल चल चुका था, लिहाजा कर्नल बसात की तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, तनवीर मियाँ ध्यान रखना, वो आ जाए तो लुत्फ आ जाएगा। पहाड़ जैसे घर में दिन भर पड़े पड़े उगता जाता हूँ। वो दोनों अपनी शुगल में डूबे हुए थे और मैं सिगरेटें फूंक फूंक कर अपनी आइंदा हिकमत अमली तय कर रहा था कि अचानक ही फोन की घंटी ने किसी असीबी चीख की तरह तीनों को चौंका दिया। मेरा लाउड स्पीकिंग रिसीवर उठाते ही मेरे कानों में शुगर क्वीन की गुनगुनाती हुई मुतरन्नम आवाज गूंजी। अब क्या चाहती हो? मैंने तल्ख लहजे में सवाल किया। वादा पूरा करना चाहती थी, मुदाखलत नागवार गुजरी हो तो सिलसिला मुनक़ता किए देती हूँ। उसकी आवाज़ इस्तेज़ाइया हो गई थी। बेख्तियार में दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं अपने लहजे पर शर्मिंदा हूँ। सिर्फ 5 मिनट दे सकूंगी। उसका बाप मौजूद हो तो उससे भी बात करवा देना। 5वां मिनट गुजरते ही लाइन काट दूंगी। इस वक्त तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। गजाला को रिसीवर तो कर्नल बज़ाहिर शतरंज में मुनहमिक था, लेकिन मेरी जुबान से गजाला का नाम सुनते ही बढ़कर खड़ा हो गया। उसने मुझसे कुछ पूछना चाहा, लेकिन मैं इस्तरारी अंदाज में माउथ पीस में मुसलसल हेलो हेलो किए जा रहा था। जी कहिए, जी कैसे हैं आप? रिसीवर पर गजाला की मुजमहल आवाज सुनकर मेरा दिल तड़प उठा। हम ठीक हैं, बस तुम अपनी कहानी दोहरा डालो। वीरा ने सिर्फ 5 मिनट दिए, मैंने हकलाते हुए जल्दी से कहा। वीरा बहुत नेक और मेहरबान औरत है। मुझे अभी तक घर से ज्यादा आराम मिल रहा है। एक खिदमतगार औरत भी मिली हुई है, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूँ। रात को सोई हुई थी कि अपने चेहरे पर किसी चीज का दबाव महसूस किया, फिर मुजाहमत करने से पहले बेहोश हो गई। होश आया तो एक शानदार एयर कंडीशन कमरे में मुलाजमा के साथ मौजूद थी। मुझे बस इतना बताया गया कि मैं वीरा लाइट की तहवील में हूँ और वो तुमसे कोई काम लेने तक मुझे यरगमाल बनाए रखना चाहती है। दोपहर के खाने के बाद न जाने क्या हुआ कि अचानक 2 आदमी सफेद लिबासों में चेहरों पर सर्जनों जैसी सफेद नकाबें और टोपियां चढ़ाए आ पहुंचे और जबरदस्ती मेरे बाजू में कोई इंजेक्शन लगा दिया, जिसके नतीजे में मैं फिर से बेहोश हो गई। और थोड़ी देर पहले यहाँ आंख खुली है। वही मुलाजमा मेरे साथ मौजूद है, लेकिन मेरी ही तरह हर बात से लाइल्म है या बन रही है। यह ख्वाबगाह भी बहुत आरामदेह है। किसी दीवार में खिड़कियां हैं, न एयर कंडीशनर, मगर फिर भी बहुत तरोताज़ा है। मुल्हिका बाथरूम भी है, लेकिन निकासी का दरवाज़ा बाहर से मकफल रहता है। बाज़ाहिर मुझे यहाँ कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये औरत आपसे क्या चाहती है? वक्त की पाबंदी का इल्म होने पर वो बिला रुके बोलती चली गई। सहल काम है, वही जो तुम्हें बताया था। मैंने कहा। मैं उसकी अंजामदही पर आमादा भी था, लेकिन वीरा ने मेरी किसी इम्कानी सरकशी का तोड़ करने के लिए तुम्हें उठवा लिया, तो मैं अभी भी तंजीम की कैदी नहीं हूँ। उसकी आवाज़ तहय्युर अमेज़ थी। इस मामले में वीरा की ज़ात तंजीम से अलग है। तंजीम की कैद में होती तो अब तक जिंदगी अजाब हो गई होती, लेकिन वीरा ने तो आपको भी मेरी तलाश पर मामूर किया था। उसने सवाल किया। वो अल्बर्ट को फरेब देने के लिए एक ड्रामा था। असल किस्सा वही तस्वीर वाला है, मैंने कहा, और मैं कल दोपहर अपने उस मिशन पर लाहौर रवाना हो रहा हूँ। फिर मैं उसे कामरान के बारे में बताने लगा। उसे जानकर हैरत हुई कि मेरे वहां जाने की वजह से उसकी मुंतकिली अमल में आई थी। कामरान की सेहतयाबी की रफ्तार पर उसकी खुशी एक एक लफ्ज से फूटी पड़ रही थी। फिर जब मैं उसे बता रहा था कि वीरा की मुदाखलत के बाद कामरान के बारे में अकबर के रवैये में नुमाया तब्दीली रूनमा हुई है, तो दरमियान ही में वीरा ने 3 मिनट गुजर जाने का ऐलान किया, जिसका मतलब था कि वो उसी लाइन पर लगे हुए किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर सारी गुफ्तगू सुन रही थी। मैंने अपनी गुफ्तगू खत्म करते हुए रिसीवर कर्नल की तरफ बढ़ा दिया, जो फरियादी निगाहें मेरे चेहरे पर जमाए बेताबी के साथ
अपनी बारी आने का मुंतजिर था। मुझे अंदाजा था कि कर्नल का रद्द-ए-अमल क्या होगा, लिहाजा मैं उसे रिसीवर थमाते सुल्तान शाह को आंख से अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ बाहर निकल गया। फोन पर कर्नल की ज़ोहरा गुदाज दहाड़े बाहर तक सुनाई दे रही थी। वह लाहौर का कोई आम सफर होता तो मुझे पता भी ना चलता कि कब सफर का आगाज हुआ और कब इख्तिताम, लेकिन वो लाइट्स कार्टेज का मामला था, इसलिए परवाज का एक गलबा मेरे लिए असाब शिकन साबित हो रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे इस कदर आसानी के साथ इस ममनुक किले में दाखिले का हक मिल जाएगा। वीरा की कहानी लाख मरबूत और करीने क्या सही, लेकिन मेरे लिए यह मान लेना दुश्वार हो रहा था कि वीरा लोगों से अपने जराइम पोशीदा रखने में कामयाब हो सकी होगी। अपनी सारी जहानत के बावजूद वो महज एक तन्हा लड़की थी, जबकि दूसरी तरफ दुनिया जहान के छटे हुए साजियों, कातलों और बदमाशों की नाकाबिले शिकस्त माफिया थी, जो किसी बिले में उस पर अपना जाल फेंक सकती थी। हर वो शख्स जो महवे परवाज त्यारे की राहदारी में मेरे करीब से गुजरता था, मुझे मौत का हर कारा नजर आता था, जिसे तंजीम की तरफ से मेरी और वीरा की सरकोबी पर मामूर किया गया हो। लेकिन लम्हा बलम्हा घटते बढ़ते असाबी तनाव में आखिरकार त्यारा लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गया और मैं त्यारे पर किसी भी ऐसे शख्स की निशानदेही में कामयाब ना हो सका जिसे मैं अपना दुश्मन समझता। मेरे साथ कोई सामान नहीं था, लिहाजा लाउंज में रुके बगैर मैं हमारे से बाहर निकलता चला गया। फिर पायों की रेलिंग अबूर करते ही टैक्सी ड्राइवरों और उनके पेशावर एजेंटों ने मुझ पर यलगार कर दी। मैं लाहौर पहली बार नहीं आया था, हर बार यही तमाशा होता था, लेकिन इस बार या तो उस हजूम के तेवर ज्यादा जारहाना थे या मैं जरूरत से ज्यादा ही सास हो गया था कि उनकी खींचातानी के जवाब में अचानक मेरे दोनों हाथ गर्दिश में आ गए और वो भीड़ काई की तरह दूर छड़ती चली गई। उनमें से बेशतर ने सूरत-ए-हाल को बेचूचरा तस्लीम कर लिया और मेरी कार्रवाई का बुरा माने बगैर दूसरे मुसाफिरों को घेरने में मसरूफ हो गए। लेकिन मूंछों वाले एक दराज कामत के तेवर बिगड़े हुए नजर आ रहे थे। रेले में फंसकर वो दूर तक हट गया था, लेकिन सड़क के किनारे खड़ा मुझे कीना तो उस निगाहों से घूरे जा रहा था। बेशतर ने मुझे नजरअंदाज किया था, लिहाजा उस अकलौते खूनखार को मैंने नजरअंदाज करने का फैसला कर लिया और गैर जरूरी बदमदगी से बचने के लिए सड़क के मुतवाजी एक तरफ हो लिया। रास्ता तब्दील करते हुए मैंने कनखियों से उसकी तरफ देखा तो बदस्तूर अपनी जगह पर खड़ा मेरी तरफ निकला था। शायद दिल ही दिल में मुझे बुज़दिल और पकौड़ा तसव्वुर करके अपनी मर्दानगी पर नाज करने में मसरूफ था, लेकिन मैं मुसाफिरों के इस्तकबाल के लिए आने वालों की भीड़ से आगे निकला ही था कि यकायक मेरी छठी ही जाग उठी। मैं तेजी से पलटा तो एहसास हुआ कि मुझे तखीर हो चुकी थी। वो खूनखार हरीफ मुझे चकमा देकर मक्कारी के साथ मेरे सर पर आन पहुंचा था और अपने हाथ जेबों में उड़ते सुर्ख सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहा था। क्या बात है? मैंने उसे बराह रास्त अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर तुरुष्ट लहजे में सवाल किया। तुम्हें मेरे साथ चलना है बाबू? वो सर्द और सपाट लहजे में बोला। अंदाज फैसला कुन था। मेरा मेजबान किसी भी लम्हे पहुंचने वाला होगा। मैंने रेस्ट वॉच पर निगाह दौड़ाते हुए पुरस्कून अंदाज में कहा, लेकिन हकीकत यह है कि उसके जारहाना रवैये ने मुझे बुखला कर रख दिया था। फिर तो जल्दी करो, वो आ गया तो उससे भी निपटना पड़ जाएगा। उसने सख्त लहजे में कहा, यह ख्याल रखना कि मेरी जेब में भरा हुआ पिस्तौल मौजूद है, देर की तो गोली चल जाएगी। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैंने घुराते हुए सवाल किया। आदमी और तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, उसने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। अब तीसरा सवाल किया तो खोपड़ी में हवादान बना दूंगा। चलो जल्दी करो। सूरत की तरह वो सीरत को हुस्न से भी आरी नजर आ रहा था। उसके अलावा लहजे में खून की बू रची हुई थी। मैंने सोचा कि उजरत में कोई जिक्र उठाने के बजाय देख लिया जाए कि वो क्या चाहता था। चलो, मैंने गाली देने के अंदाज में कहा और मुझसे तकरीबन पहलू मिलाकर सड़क अबूर करते हुए पार्किंग लाट में दाखिल हो गया। पार्किंग लाट के एक निस्बतन वीरान गोशे में नील डांसन के करीब पहुंचकर रुक गया, जिसमें ड्राइविंग सीट पर पहले से कुटेले जिस्म वाला एक आदमी बैठा सिगरेट के लंबे लंबे कश लगा रहा था। बैठो, मुझे लाने वाले ने मेरे पहलू में टोहका देते हुए दुरुस्त लहजे में कहा। अगर होशियारी दिखाने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। ये कहते हुए उसने अकबी निशिस्त का दरवाजा खोल दिया। मैं अंदर बैठा तो मुझे धकेलता वो उसी निशिस्त पर आ गया और गाड़ी इंजन बेदार होती ही आगे हो ली। कैबिन में चर्च का कसीफ धुआं भरा हुआ था। सिगरेट पीने की तो इजाजत है ना? मैंने नतने से कोड़ते हुए सवाल किया। तुम्हारा साथी तो शायद चर्च भी पी रहा है। दम लगाना है तो अभी आधी बाकी है। अगली निशिस्त से पुरसुर आवाज बुलंद थी। खालस पिशावरी है, पहले ही कश में 7वें आसमान पर पहुंचा देती है। मुझे जमीन पर रहने दो भाई, मैंने खुशामदाना लहजे में कहा। बल्कि तुम्हारा साथी तो मुझे जमीन में दफन ही कर देने पर तुला हुआ है। पता नहीं इसे मुझसे क्या परखाश है। अरे यार, वो तो यूं ही धमका रहा है। ड्राइवर के हवाज पर चेस्ट के असरात खास से मुस्तहकम हो चले थे। तुम तो 5000 पर मेरे लाला ऐसी सवारियां मुकद्दर। अरे यार, वो तो यूं ही धमका रहा है। राजा, मुझे लाने वाला गुस्सीली आवाज में धाड़ा। जुबान बंद कर अपनी, वरना खुद्दी से खींच लूंगा। अब क्या गम है मेरे चंदा? ड्राइविंग करने वाला ख्वामखा हंसी के साथ बोला। अब तो ये फंसी गया है, हमारे हाथों बचकर कहाँ जाएगा। बस इसे वहां फेंकना है और हमारे 5000 सीधे हैं। ड्राइव करने वाले की चर्च से नोशी मेरे लिए मददगार साबित हो रही थी और मामला किसी हद तक मेरी समझ में आने लगा था। उन दोनों को शायद बराह रास्त मुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी,
बल्कि वो किराए के टट्टू थे। शायद तंजीम के किसी ज़हीन कारिंदे ने मेरे गिर्द जाल फैलाया हुआ था और एयरपोर्ट से मुसाफिरों को ले जाने के कुछ मोतबर ड्राइवरों को मेरी तस्वीर फराहम कर दी थी ताकि मैं भी लाहौर एयरपोर्ट पर उतरूं तो धर लिया जाऊं। मुझे पहचान कर और फिर किसी मुकर्रर ठिकाने तक पहुंचाने का मुआवजा शायद 5,000 रुपये मुकर्रर किया गया था। जब ही चर्सनोश ने मुझे 5,000 की सवारी का खिताब दिया था, तुम चाहो तो इस वक्त 5,000 से ज्यादा भी कमा सकती हो। उसके हरीसाना लहजे से मैंने उसकी माली तरजीहात का अंदाजा लगाते हुए कहा, उन्हें भनक भी न मिल सकेगी कि मेरा तुमसे टाकरा हुआ था। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लाने वाले ने दखल अंदाजी करते हुए सवाल किया। मेरी माली पेशकश पर उसके लहजे में दिलचस्पी औद कराई थी। 5 की जगह तुम 6 कमा सकते हो, मैंने मानी खैर लहजे में कहा। मुझे यहीं उतार दो और एयरपोर्ट की तरफ वापस चले जाओ। हो सकता है कि उसके किसी आदमी ने तुम्हें मेरे साथ आते देख लिया हो। मुझे लाने वाले का इरादा बेयकीनी में बदल गया था और अब वो महज मुदावती पहलुओं का जायजा लेने पर तुला हुआ था। देखा करे, मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। जरूरी नहीं कि तुमने मुझे पहचान ही लिया हो। एयरपोर्ट पर तुम अकेले तो नहीं थे, बतेरों को मेरी तस्वीर फराहम की गई होगी। वो तो जब्जे में पड़ गया। तुम ठीक ही कह रहे हो, वहां मैं अकेला तो नहीं था। कम अज कम 4 और ड्राइवर ऐसे थे जिन्हें काके ने तुम्हारी तस्वीर दी हुई थी, लेकिन तुम्हारे हाथ पैर चलते ही सब की अकलों पर पर्दे पड़ गए। कोई तुम्हें शिनाख्त न कर सका। मैं चाहूं तो इस नुक्ते से फायदा उठा सकता हूँ। तो तुम्हारे चाहने में क्या दुश्वारी है? मैंने सवाल किया। सोच रहा हूँ, टपले के कामों में बहुत कुछ देखना पड़ता है, उसने बेपरवाना अंदाज में कहा। फिर चौंकने की अदाकारी करते हुए बोला, रकम इसी वक्त दोगे? कुछ दे सकूंगा, बाकी के लिए तुम मेरे साथ चलना होगा। मैंने अपने ज़हन में खाका तैयार करते हुए कहा, यह घपला है। राजा अपने फेफड़ों से चर्च का बदबूदार धुआं उगलते हुए बोला, सौदा होगा तो नकद होगा, वरना काका पहलवान जिंदाबाद। ये चलने चलाने की बातें छोकरियों के साथ चल सकती हैं, अपने साथ नहीं। मैंने इस्तफसार तलब निगाहों से उसके साथी की तरफ देखा और उसने राजा की तायद में सर हिला दिया। वैसे ये काका है कौन? चंसानियों के बोझल सकूत के बाद मैंने सवाल किया। दादा है दादा, मेरे बराबर वाले ने यूं सीना फुलाकर कहा जैसे अपनी तारीफ कर रहा। ऐरों गैरों की तो बात ही क्या, अपने 2 सगे भाइयों को मार चुका है। पहले घर वाले उससे डरते थे, अब सारा शहर कांपता है। अगर उसे मुझसे क्या दुश्मनी होगी है? मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा। मैंने तो उसका नाम भी आज ही सुना है। तस्वीर देखकर मोहब्बत हो गई होगी। ड्राइविंग करने वाले ने यह कहते हुए भोंडे अंदाज में कहका लगाया, जैसे उसने कोई बेहतरीन फिक्रा चुस्त किया हो। आखिर को हमें भी तो तस्वीर ही दी गई थी तुम्हारी। नशे पानी का धंधा तो नहीं करता? मैंने ड्राइवर को नजरअंदाज करते हुए उसके साथी से सवाल किया। यह पूछ भी ना बैठना उससे। वो जल्दी से बोला, एक ही घोंसे में पूरा जबड़ा उखाड़ देगा। सब धंधे करता है, बस इसी एक काम को काली समझता है, वरना आज लाखों का आदमी होता। मैंने काका के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करने के लिए सब पता चल जाएगा साले को। राजा अपनी धुन में गुनगुनाया। एक दफा काका से सामना हो गया तो सारी चौकड़ी भूल जाएगा। शायद तुम बुरा मान गए मेरी बात का, मैंने मुसालिहाना लहजा इख्तियार करते हुए कहा। मैं ना उसे जानता हूँ, ना पहले कभी उसका नाम सुना है। उसका मतलब है कि उसने किसी और के इमा पर मेरी तलाश की मुहिम शुरू करवाई हुई है। और जो शख्स मुआवजे पर दूसरों के लिए काम करने पर मजबूर हो, वो कुछ सरमायादार तो हो ही नहीं सकता। अपना मतलब और मकसद अपने ही पास रखो। राजा के साथ ही तलख लहजे में बोला, अगर आप बकवास जारी रखी तो 32 हिला कर रख लूंगा। ये लाभ गराब सुनना मेरे बस से बाहर है। अच्छा भाई, मैंने एक सर्द सांस लेकर कहा, इसकी जेबें तो जड़वा दो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद राजा की जुबान में फिर खारिश होने लगी। जो कुछ ये नकदी दे रहा था, इसे अब मुनाफा समझ लेंगे। कराची से जहाज पर चढ़कर आया है, 2-4 हज़ार तो जरूर होंगे इसके पास। फिर गर्दन घुमाए बगैर मुझसे मुखातिब हुआ था, क्यों कितना माल है तेरे खेसे में? अपना और मेरा मिलाकर बराबर से बांट लो, फायदा मेरा ही होगा। मैंने मजाकाना लहजे में कहा। 6,000 वाली तो एक चाल थी, चल जाती तो कहीं भी तुम्हें रगड़वा कर भाग निकलता। राजा के साथ ही घुटी आवाज में घुरा, तो चाल चल रहा था तू हमारे साथ। ये कहते हुए उसने दाहिनी कोनी से मेरी पसली व खासी कुव्वत से जर लगाना चाहिए, जो मैंने फुर्ती के साथ अपने बाजू पर सहली। तलाशी लो इसकी, ये झूठ बोल रहा है। राजा ने तेजी के साथ एक मोड़ काटते हुए हाँक लगाई। छोड़ साले कंगले को, उसने तहकीर अमेज लहजे में कहा। हम क्यों उसे हाथ लगाकर गुनाहगार बने? हो सकता है कि काका ने इससे माल निकलने की उम्मीद में ही 5,000 देने का वादा किया हो। हमने धूल धप्पा किया तो वह अपना नुकसान हमारे सर मुंड देगा। ये तो मैं अब भी करूंगा। मैंने उन दोनों को तसादुम पर उकसाने की नीयत से अचानक ही पूरी कुव्वत से कमीज का गिरेबान फाड़ डाला। उन्होंने आपस के मशवरों से खुद ही मुझे एक राह सुझाई थी, तू सब कुछ फाड़ ले, मैं तुझे हाथ भी न लगाऊंगा। मेरे बराबर वाला तहकीर अमेज लहजे में बोला। काके की नजरों में हमारी भी कुछ साख है। बिला वजह ही तेरी तस्वीर नहीं थमा दी थी हमें। राजा तो चर्च के नशे की झोंक में था, उसे जेर करना या चकमा देना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन उसका साथी बला का अय्यार और हाजिर दिमाग नजर आ रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे मार दी जाए। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि अब खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ा जाए। काका पहलवान से मिलने के बाद सूरत हाल खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती। सफर जारी रहा और आखिरकार मजंग के मशहूर जनाजेगाह से जरा पहले
खुले आसमान तले बंधे हुए घोड़ों और भैंसों के एन वस्त में गाड़ी जा रुकी, जहाँ फिजा में हल्का सा ताफुन रचा हुआ था। गाड़ी रोक कर राजा कसलमंदाना अंदाज में अपनी नशिस्त पर जमा रहा और उसके साथ इन धमकियों के साए में मुझे नीचे उतार लिया। उसके हुक्म पर मैं एक करीबी दरवाजे में दाखिल हुआ और बदबू के एक तेज भभके ने मेरा दिमाग चकरा कर रख दिया। मैं लहजा भर के लिए चटका था कि मुझे लाने वाले ने पीछे से टहोका मारा और मैं फिर बढ़ने लगा। वो गालबन कोई देसी फैक्ट्री थी, जहाँ लोहे के बड़े बड़े 2 कढ़ाओ नस्ब थे और उनके नीचे गैस के चूल्हे चल रहे थे और उसी तरफ से अजीब नाकाबिले बर्दाश्त ताफुन उठ रहा था। चंद कदम चलने के बाद मैं दूसरे कमरे में दाखिल हुआ तो उससे कारखाने की नोयत समझ में आ गई। वो कोई साबुन फैक्ट्री थी, जहाँ बाहर पड़ी कढ़ाइयों में महीनों पुरानी हलाल और मुर्दा जानवरों की चर्बी पिघला कर आलाइशों से अलग की जा रही थी। अंदर उसी चर्बी को घोंट फेंट कर साबुन तैयार किया जा रहा था। चिगुफ्ता चेहरों लेकिन मैले कपड़ों में कई लड़कियां काम कर रही थी। उन्हीं के साथ चंद लड़के भी थे, लेकिन काम की मुशक्कत ने उनके चेहरों से रानाइयों को यूं निचोड़ लिया था कि वो अमलन सब ही बीमार नजर आ रहे थे, जिन्हें न चिगुफ्ता चेहरों वालियों से सरोकार था न बाहर से आने वालों से। 2 वसी और इस कमरों और एक दालान से गुजर कर हम एक राहदारी में दाखिल हुए, जिसके इख्तिताम पर एक दरवाजा नजर आ रहा था। मुझे लाने वाले ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और चंद सानियों के बाद दरवाजा खोलकर मुझे अंदर धकेल दिया। अंदर घुसते ही खनकी की एक खुशगवार लहर ने मेरा इस्तकबाल किया। उस कमरे की फिजा पूरे घर से बिल्कुल मुख्तलिफ और खासी हद तक मुअत्तर थी। मालूम हो रहा था कि उस कमरे में एयर कंडीशनर के साथ वलायती खुशबूयात का इस्तेमाल भी फराग दिली के साथ हो रहा था। कमरे के लवाजमात कुछ मिले जुले से थे। सोफे और आराम कुर्सियां किसी वलायत पलट जागीरदार की बैठक के तस्वुर को उजागर कर रही थी। उन्हीं सोफों में से एक पर एक कवि हैकल और खुशपोश शख्स विराजमान था, जिसके गिर्द उसके 3 हाशिया बरदार बैठे हुए थे। मैंने घुसते ही अंदाजा लगा लिया कि वही खुशपोश शख्स काका पहलवान हो सकता था। मैं पंदा पकड़ ला, पहलवान जी। कमरे की खुशबूदार फिजा में मुझे लाने वाली की आवाज उभरी। बड़ी मुश्किल से काबू में आया, हाथापाई पर उतर आया था। कवि हैकल शख्स की बड़ी बड़ी आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गई। फिर कमरे में उसकी बारोब आवाज गूंजी, नाम क्या है तुम्हारा? ब्लूबेल। मैंने विराट का दिया हुआ कोड थुरा दिया। मकसद यह था कि अगर पहलवान उन लोगों में से हो तो मुझे पहचान ले, लेकिन उसकी तो तेवरियां ही बिगड़ गई। सीधी तरह नाम बताता है या अभी लगवाऊं फेंटा? उसका लबो लहजा ने फौरन ही जाहिर कर दिया कि जिस्मानी तौर पर वो लाख तवाना सही, लेकिन जुबान के मुकाबले में सरासर बेबस था। अंग्रेजी अल्फाज का मफहूम पा लेना उसके बस से बाहर था। मेरा नाम तनवीर है पहलवान जी, मैंने अपने लाने वाले की तकलीद में उसे मुखातिब करते हुए कहा। मैं समझ में नहीं आता कि ये लोग मुझे क्यों पकड़ लाए। और पहले क्या बता रहा था? काका पहलवान गुस्सैले लहजे में मुकरा। वो अपना एक कोड था। मैंने बेपरवाही के साथ कहा, सोचा था कि तुम अपनों में से हुए तो फौरन पहचान लोगे। इसे 5000 दे ताकि। काका पहलवान ने अपने एक साथी से मुखातिब होकर कहा और उसने एक तरफ रखी हुई अलमारी में से टास के नए नोटों की एक सर मोहर गड्डी निकालकर मुझे लाने वाले की तरफ उछाल दी। गड्डी लपक कर उसके चेहरे पर खुशी नमूदार न हो सकी, बल्कि वो मुतजब्जब अंदाज में काका की तरफ देखता रहा। गिल्ले पूरे 5000 हैं, एक भी कम ना होगा। ताकि ने वापस अपनी जगह संभालते हुए कहा, पूरे और अधूरे की फिक्र नहीं मुझे। वो झिझकते हुए बोला, पुराना मानो तो पुराने नोट दे दो मुझे। उसके मुतालबे पर काका भड़क उठा। उसने मुझे लाने वाले को कई गालियों से नवाजते हुए कहा, अबे हमें जाल साज समझता है, हराम के तुखम, ये सारे असली हैं। तुझ जैसे मुर्दार को देसी माल देकर मरना थोड़ी हमें। वो शख्स बुखलाहट में फौरन ही वहां से निकलता चला गया, लेकिन मेरे लिए जहनी वर्जिश का एक बहाना हाथ आ गया था। उन दोनों के मुकालमों से साफ जाहिर हो गया था कि काका पहलवान शहर में जाली करेंसी फैलाने के धंधे में भी मुलव्विस था, जबकि मंशियात के कारोबार से उसकी लाचालकी जाहिर हो चुकी थी। फिर आखिर उस जालसाज को मुझसे क्या सरोकार था? क्या सोच रहा है, बैठ जा इस तरफ। काका ने एक खाली सोफे की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा, जरा गिलास खत्म कर लूं, फिर तेरा भी फैसला करता हूं। खाली सोफे की तरफ बढ़ते हुए मैंने देखा कि काका पहलवान और उसके तीनों साथियों के सामने मेज पर गिलास रखे हुए थे, लेकिन उनमें कोई ऐसी बेबूज शराब थी जिसके महक बंद कमरे की फिजा में भी शिनाख्त करना मुश्किल था। तुमने अभी तक नहीं बताया कि मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैंने सोफे पर बैठते हुए कहा, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। काका का एक हवारी बोला, तेरे ऊपर काका ने 5000 बिलावजह तो नहीं खर्च किए। अपनी चोंच बंद रखोगे तो तुम्हें हैजा नहीं हो जाएगा। मैंने तल्ख लहजे में कहा, मैं काका से बात कर रहा हूँ, इसमें तुम तीनों में से किसी को दखल अंदाज होने की जरूरत नहीं है। मेरे लहजे पर वो शख्स उछल कर खड़ा हो गया। उसका अंदाज बिल्कुल फिल्मी सा था, बस बड़क की कसर रह गई थी। खड़े होते ही उसने पहले मुझे गजबनाक निगाहों से घूरा, फिर इस सफसार तलब निगाहों से काका की तरफ देखा, जैसे मेरी हड्डियों का सुरमा बनाने के लिए उसकी इजाजत तक तलबगार हो। लेकिन काका समझदार आदमी था, उसने अपने आदमी को रोक दिया। बैठ जा बद्दू, वो हाथ हिलाकर बोला, तू आजाद है और ये तेरा कैदी। इसकी मुंह जोरी से तेरा क्या जाता है? थोड़ी देर का मेहमान है, फिर इसके सारे नखरे ढीले पड़ जाएंगे।
इन लोगों ने साले को हलवा खिलाने के लिए तो नहीं पकड़वाया होगा। जैसे तुम्हारी मर्जी पहलवान। बद्दू शाह ने ढलकाकर मायूसाना अंदाज में बैठ गया। बाद में तो जो होगी सो होगी, लेकिन अभी तो ये यहाँ बैठा हमारे सीनों पर मूंग तल रहा है। कम अज कम बेहोश ही कर दो, नशा तो न खराब करे हमारा। पहलवान के हल्क से एक मानी खेज आवाज बुलंद हुई और वो उन दोनों को नीची आवाज में कुछ समझाने लगा। चंद मिनट तक वो चारों मध्यम आवाज में कुछ बहस करते रहे, लेकिन वो पूरी तवज्जो मरकूज करने के बावजूद बेमानी बदमिड़ाहट के सिवा कुछ सुनने में कामयाब न हो सका। मेरी तरफ देख देख कर चंद मिनट तक राजदाराना अंदाज में तबादला ख्याल करने के बाद काका के दो हवारियों ने अपनी जगह छोड़ दी। उनमें बद्दू पेश था और ताकि अपना सीना फुलाता उसके हक में चला रहा था। उस वक्त तक मैं बज़ाहिर पुरस्कून अंदाज में अपनी जगह विराजमान बेपरवाही के साथ सिगरेट की कश ले रहा था, लेकिन दोनों को जारहाना अंदाज में पेशकदमी देखकर मैं भी अपनी जगह छोड़कर खड़ा हो गया। पट्टा जीदार मालूम होता है, बद्दू ने मुड़कर ताकि से मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। मुकाबला किए बगैर हार नहीं मानेगा। मेरे करीब आए तो अच्छा नहीं होगा, मैंने वसीले लहजे में कहा। मुझसे जरा दूर ही रहकर बात करो तो बेहतर है। अबे पिद्दी, होश के नाखून ले। काका पहलवान अपनी जगह बैठे बैठे धाड़ा। ज्यादा सियाना बनने की कोशिश की तो अभी गोली मार दूंगा। मेरे पास बगैर आवाज वाला पिस्तौल मौजूद है, किसी को कानों कान भी पता नहीं चल सकेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। शौक से चलाओ, मैंने उसे ललकारने वाले अंदाज में कहा। जो लग गई उस पर 5000 इनाम दूंगा। गोली खराब न करो काका। उसे इस्तेमाल के आलम में देखकर एक जल्दी से बोला, यह बड़ा ढीठ और हराम खोर मालूम होता है, हम घोंसों से ही जेर करेंगे। उस नाजुक वक्त में मेरी हर हिस्स मामूल से कहीं ज्यादा काम कर चुकी थी और मुझे अंदाजा हो गया था कि वो लोग ख्वाहिश के बावजूद मुझ पर आछी असलहा इस्तेमाल करने की हिम्मत न कर सकेंगे। उन्हें जिस किसी ने भी मेरी तलाश पर मजबूर किया था, गालबन उन पर यह शर्त आयद कर दी थी कि मेरा सही सलामत जेर होना पहली और बुनियादी शर्त थी। कलाई में मोच आ जाएगी। मैंने ताकि का मधक्का उड़ाते हुए कहा, काका मर्द है तो उसे असलहा इस्तेमाल करने का मशवरा दे डालो, ऐसा न हो कि वो बेचारा अपनी मर्दानगी का मातम ही करता रह जाए। बद्दू ने जारहाना अंदाज में मेरी तरफ जस्ट लगा दी। मैंने एक तरफ सर कर खुद को उसकी इज्जत से बचाना चाहा, लेकिन मेरा रद्दमल उसके लिए बेमुतवक्का था। वो खतरे चिरचा होकर किसी आयनी चट्टान की तरह मुझसे आ टकरा, लेकिन उस कोशिश में अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और मैंने उसकी गर्दन पर दाहिनी कलाई की भरपूर जर्ब लगाकर उसे खाक चाटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वो कार्रवाई मेरे लिए किसी कामयाबी की बुनियाद न बन सकी। उसके ढेर होते ही ताकि किसी वहशी दरिंदे की तरह अचानक मुझ पर आ पड़ा। वो ताजा दम और होशियार था, जबकि मैं उसकी तरफ से गाफिल था। वो किसी जोंक की तरह मेरे सीने से लिपट गया और मेरे पांव उखाड़ने के लिए पीछे की तरफ जोर लगाने लगा। उसके वहशियाना जलगार से मुझे अपने कदम उखड़ते हुए महसूस हुए तो मैंने गुस्से और इज़्तिरार के आलम में अपने दोनों हाथों में उसके बाल जकड़कर उसके चेहरे पर टकरे मारना शुरू कर दी। एक महकूम व मजबूर कैदी का वो रद्द-ए-अमल ताकि के लिए नाकाबिले यकीन था। तो 3 ही टकरों में उसके औसान खता हो गए और उसके हल्क से अजीबो गरीब नाकाबिले फहम आवाजें बरामद होने लगी। वो नाजुक सूरत-ए-हाल देखकर बद्दू अपने साथी की मदद के लिए आगे बढ़ा और पेट पर पड़ने वाली मेरी वहशियाना लात के जर्ब से टकराता हुआ पीछे उलट गया। उसके गिरते हुए वजूद पर मैंने लहूलुहान ताकि को धकेल दिया। पेशानी और चेहरे पर पड़ने वाले मुसलसल टकरों के बायस उस बेचारे का चेहरा खून में नहाया हुआ था। यह सब कुछ इतनी सुरात के साथ हुआ कि उन दोनों के गिरने तक काका को अंदाजा ही ना हो सका कि खेल क्या रुख इख्तियार कर चुका था। लेकिन ताकि के लहूलुहान चेहरे और उसकी पेशानी से बहने वाले खून को देखकर वो यूं चौंका था जैसे उस वक्त तक ख्वाब ही देखता रहा। फिर वो भी अपने तीसरे साथी के साथ मेरी तरफ लपका था। मैंने हाथ पैर चलाकर उन दोनों को खुद से दूर रखने की काफी कोशिश की, लेकिन वो मार खाने की परवाह किए बगैर मुझसे लिपट ही गए। पहले उन दोनों ने मुझे गिराकर बेबस करना चाहा, लेकिन अपनी कोशिशों में कामयाब हुए बगैर मेरे हाथों से खासे पिट गए। उसी के साथ काका पर जल्लाट का दौरा पड़ गया और उसे पूरी कुव्वत से मेरी दाहिनी कनपट्टी पर 2 ऐसे जोरदार हाथ रसीद किए कि मेरी आंखों के सामने तारे नाच गए और फिर ज़हन अंधेरों में डूबता चला गया। और कैफियत न जाने कितनी देर बरकरार रही। जब दोबारा ज़हन काम करने के काबिल हुआ तो मुझे अपने बदन को जुम्बश देने में भी दुश्वारी पेश आ रही थी। चंद सानियों के बाद अंदाजा हुआ कि बेहोशी के दौरान ही उन लोगों ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उसी के साथ मेरे हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे और शायद मुझे फर्श पर ही टाला गया था। गनीमत यह था कि फर्श नंगा नहीं था। मैं अपनी उंगलियों से कालीन का लम्स महसूस कर सकता था। मैंने यूं ही खामोश पड़े पड़े सुन लेने की कोशिश की ताकि यह अंदाजा लगा सकूं कि उस वक्त मैं कहाँ कैद था। लेकिन कई मिनट गुजरने के बाद भी ना कोई आहट सुनाई दी, ना आवाज। बस कानों में गंभीर सन्नाटा ही गूंजता रहा, जिसकी बिना पर मैंने अंदाजा लगाया कि उस वक्त मैं कम अज कम उस कमरे में नहीं था जहां मुझे जेर किया गया था, क्योंकि उस कमरे की फिजा न सिर्फ मुअत्तर बल्कि एयर कंडीशन होने की बिना पर खासी खुश्क भी थी, जबकि वहां मुझे एयर कंडीशनर की मशीनिंग गूंज नहीं सुनाई दे रही थी। आखिरकार मायूस होकर मैंने बैठने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हो गया। है कोई इस कमरे में? मैंने हाँक लगाई, लेकिन कमरे की महदूद फिजा में बस मेरी ही आवाज गूंज कर रही।
मालूम हो रहा था कि उस कमरे में ज्यादा साजो सामान भी नहीं था, वरना आवाज की गूंज न सुनाई देती। मुझे शिद्दत के साथ तंबाकू नोशी की ख्वाहिश पैदा हुई, लेकिन दोनों हाथ पुष्ट पर बंधे हुए होने के बायस मैं अपनी उस ख्वाहिश को पूरा न कर सका। न जाने अचानक ही क्या चक्कर चल पड़ा था। वो कौन लोग थे जिन्होंने मुझे पकड़वाने के लिए काका पहलवान की खिदमत मुआवजे पर हासिल की थी? मुझे एहसास हुआ कि उन लोगों से छेड़छाड़ करके मैंने गलती की थी। अगर मैं मसलहत से काम लेता तो शायद यूं बेदस्तों पा हुए बगैर बातों बातों में उनसे बहुत कुछ मालूम कर सकता था और उसी की रोशनी में अपनी आइंदा हिकमत अमली भी तय कर सकता था। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था और तन बतकदीर होकर आने वाले हालात का इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। खासा वक्त गुजरने के बाद दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैं चौकन्ना हो गया। खूब तो होश आ गया तुमको? मेरे कानों में काका की जहरीली आवाज आई। बेहोश ही रहता तो बेहतर था, कम अज कम सिगरेट नोशी का ख्याल तो न सताता। मैंने भराई हुई आवाज में कहा, ले चलो इसे, मेरी गाड़ी में बिठाओ। काका ने किसी से मुखातिब होकर तहकमान लहजे में कहा। मुंह में कपड़ा ठोस दो, कहीं रास्ते में शोर न मचाने लगे। आवाज की बिना पर मैंने उसे शिनाख्त कर लिया। वो मेरे हाथों पिटने वाला ताकि ही था। ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं काका के जवाब देने से पहले ही जल्दी से बोल पड़ा। मैं वादा करता हूँ कि बेचूचरा तुम्हारी हदायत पर अमल करूंगा। चाहो तो मेरे पैर भी बांध सकते हो, लेकिन आंखों पर से पट्टी खोल दो। मुझे बड़ी वहशत हो रही है, पट्टी नहीं उतर सकती। काका की फैसला कुन आवाज सुनाई दी। ये तो मुआहदे की एक शर्त है। तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो? यही बताना होता तो पट्टी बांधने की क्या जरूरत थी? ये कहते हुए ताकि ने करीब आकर मेरा हाथ थाम लिया और मैं फर्श से उठकर खड़ा हुआ। उसकी रहनुमाई में रास्ता तय करता हुआ मैं शायद खुली फिजा में जा पहुंचा और फिर मुझे एक कार की अकबी निशित पर बिठा दिया गया। मुझे कुछ एहसास हो रहा था कि उस वक्त रात का गहरा अंधेरा फैला हुआ था, वरना शायद वो लोग मेरी आंखों पर पट्टी कसकर मुझे यूं सरे आम कार में ले जाने का खतरा हरगिज मोद न लेते। चंद सानियों बाद कार का इंजन बेदार हुआ ताकि अकबी निशित पर मेरे बराबर में मौजूद था। कार चलते उसने मुझे निशित पर उस तरह बैठने की हिदायत की कि अव्वल तो बाहर से मेरा तफसीली जायजा न लिया जा सके और किसी की निगाह पड़ भी जाए तो यही समझे कि किसी मरीज को ले जाया जा रहा है। हाथ बंधे हुए होने की वजह से मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने कसमसाते हुए कहा, मेरे हाथ खोल दो। मैं वादा करता हूँ कि जरा भी मुजाहमत नहीं करूंगा। चुपचाप बैठे रहो, वरना कनपट्टी पर एक हाथ जड़कर फिर बेहोश कर दूंगा। ताकि घुराया और मैंने मजबूती के साथ अपना मुंह बंद कर लिया। आंखों पर पट्टी बंधी हुई होने के बायस मैं आवाजों पर कान लगाए बैठा था। चंद मिनट तक ट्रैफिक के तेज शोर में सफर करने के बाद कार किसी ऐसे रास्ते पर होली जहां ट्रैफिक की भीड़ भाड़ न होने के बराबर थी। तकरीबन आध घंटे बाद कार कहीं जा रुकी। काका के हारन बजाने पर कोई कार के करीब आया। फिर बाहर से करख्त और मुतजस्सिसाना आवाज सुनाई थी, क्या बात है, किससे मिलना है? मैं जवाब सुनने का इंतजार करता ही रहा, लेकिन उन दोनों में से कोई कुछ न बोला और कार एक मरतबा फिर हरकत में आ गई। तो मालूम होता था कि इस्तफसार के जवाब में कुछ कहने की बजाय शनाख्ती अलामात दिखाई गई थी या फिर सवाल करने वाले ने खुद ही उन दोनों को शनाख्त कर लिया था। मेरा अंदाजा था कि रुकावट अबूर करके कार किसी अहाते में दाखिल हुई थी। उस एतबार से उसे ज्यादा से ज्यादा चंद सौ गज आगे बढ़कर रुक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हुआ। अगर वो वाकई कोई इमारत ही थी तो यकीनन बहुत वसी रकबे पर बनी हुई थी, जहां अंदर भी बाकायदा सड़कें और रास्ते मौजूद थे। वसी और इस इमारत का ख्याल आते ही मेरे जहन में लाइट्स कॉटेज का नाम उभरा था, लेकिन मैं उन दोनों से अपने क्यास की तायद करवाने की हिम्मत न कर सका। वो जिस अंदाज में राजदारी बरत रहे थे उसके पेश नजर मेरे क्यास आराई खतरनाक भी साबित हो सकती थी। मौजूदा हालात में कुछ यूं नजर आ रहा था जैसे बाज पुरस वगैरह के बाद वहां से गुलू खुलासी हो जाएगी, लेकिन उसकी शर्त यही मालूम होती थी कि मुझे इल्म न हो सके कि अगवा करके मुझे कहाँ लाया गया था। कई मिनट की मुसाफत में कम अज कम 2 मोड़ घूमने के बाद आखिरकार गाड़ी रोक दी गई और उस बार इंजन भी बंद कर दिया गया। फाटक से इतला मिलने के बाद वहां कोई पहले से काका पहलवान के इस्तकबाल के लिए मौजूद था। मालूम होता है कि मुश्किल से काबू में आया है। कार से उतरते हुए मेरे कानों में एक चुभती हुई अजनबी सी आवाज आई। बस हम इसे अनाड़ी समझ रहे थे, लेकिन ये तो खासा खिलाड़ी मालूम हुआ। काका पहलवान की आवाज आई। दुर्गत उसकी भी खूब बनती, लेकिन आपकी हदायत से मार खा गया। पता नहीं तुम्हें इसकी टूट फूट की क्या फिक्र थी। बातें करते हुए अंदर चलती है ताकि मुसलसल मेरा बाजू थामे मेरी रहनुमाई कर रहा था। एक कमरे में पहुंचकर मुझे सोफे पर बिठा दिया गया। फिर वक्त बर्बाद किए बगैर उन लोगों में खामोशी से कुछ लेन देन हुआ जिसका इजहार काका के तशक्कुर अमेज फिक्रों से हुआ था। यूं वो दोनों मुझे घेरने का अपना मुआवजा वसूल करके वापस लौट गए। मैं अंदर ही अंदर सख्त असाबी तनाव का शिकार होने के बावजूद बज़ाहिर बेपरवायाना अंदाज में अपनी जगह बैठा रहा। फिर अचानक ही वही चुभती हुई नागवार सी आवाज मेरे अपने करीब सुनाई थी। अब तुम हमारे मेहमान हो, लेकिन ये याद रखना कि वही करोगे जिसके लिए बताया जाएगा। उससे तजावुज की सूरत में पैदा होने वाली नाखुशगवार सूरत हाल की तुम खुद जिम्मेदार होगी। आंखों और हाथों की बंदिश की सूरत में तो मैं सरासर तुम्हारी रहमो करम पर हूं। अपनी मर्जी से 2 कदम भी न चल सकूंगा। तजावुज तो बहुत दूर की बात है। मैंने अपना लहजा खुशगवार रखते हुए कहा, मेरे साथ चले आओ। उसने मेरा बाजू थामते हुए कहा, अभी इन पाबंदियों से निजात मिल जाएगी।
इन हालात में चुभती हुई आवाज वाले का वो इंकिशाफ मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी से कम नहीं था। मैं अपने सवालात को हज़फ करके फौरी तौर पर उसके साथ हो लिया। एक अंदरूनी कमरे में पहुंचकर उसने नरमी और आहिस्तगी के साथ मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोल दी। तेज बरकी रोशनी में चंद सानियों के लिए मेरी आंखें चुंधिया कर रह गई। फिर मेरी नजरें उस मुनहनी से तराज कामत आदमी पर चमक रह गई जो मेरे सामने खड़ा था। क्या देख रहे हो बरखुरदार? उसने आंखें नचाकर अजीब से लहजे में सवाल किया, लेकिन उसकी आवाज की चुभन अब भी बरकरार थी। पहचानने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने संजीदगी के साथ कहा। यकीन नहीं आता कि किताबी किरदार जिंदा भी हो सकते हैं। उसके पतले पतले होंठों पर मकाराना मुस्कुराहट फैल गई। किस किताबी किरदार की बात कर रहे हो? बुरा मान जाओगे, मैंने संजीदगी से कहा। पहले मेरे हाथ तो खोल दो। ये दो, उसने मेरी पुष्ट पर पहुंचकर बंदिशें खोलते हुए कहा, और देख लो कि हम अपने मेहमानों की किस कदर तवाज़े करते हैं। ये पुरतकल्लुफ़ ख्वाबगाह मुलहक्का बाथरूम समेत तुम्हारे तसर्रुफ में रहेगी। घंटे बजाकर तुम एक खूबरू मुलाजमा को तलब कर सकोगे जो तुम्हें जरूरत की हर चीज फराम करेगी। हर चीज? मैंने कलाइयों पर बंचों की गिरफ्त में नरमी महसूस करते हुए जरा जोर देकर सवाल किया। हाँ, वो मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया। हर चीज से मुराद हर चीज ही होती है। वो तुम्हारे हुक्म से सरताबी न कर सकेगी। हम अपने मेहमानों की तमाम फितरी जरूरियात का ख्याल रखते हैं। फिर वो चौंक कर बोला, वो किताबी किरदार की क्या बात थी? कभी जासूसी अदब पढ़ने का इत्तफाक हुआ है? मैंने अपनी आज़ाद कलाइयों पर गहरे निशानात का जायजा लेते हुए सवाल किया। नहीं, उसने पुर यकीन अंदाज में अपना सर हिलाते हुए कहा। इसे पढ़कर मुजरिम भी बुज़दिल हो जाते हैं। हर कहानी में खींच तान कर आखिर में कानून की बालादस्ती का बाजा बजाया जाता है और अमली जिंदगी में उसका अशर अशीर भी नहीं होता। मुजरिम अक्सर सुरखरू होते हैं और कानून मोटी मोटी किताबों में दीमक की खुराक बनता रहता है। फिर तो कुछ कहना ही बेकार है, मैंने बेपरवाही से चादे उचका कर कहा। इब्न सफ़ी की कुछ कहानियां पढ़ी हैं। उसने यूं हिचकिचाते हुए एतराफ़ किया जैसे किसी गलती का मुर्तकिब हुआ हो। बस, मैं हाथ उठाकर बोला, मैं यही पूछना चाह रहा था। तुम्हारे चेहरे पर अगर जरा सी जर्दी भी होती तो बने बनाए संग ही थे। बस, मैं हाथ उठाकर बोला, मैं यही पूछना चाह रहा था।